हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि हमें एलिमेंट बोल सकते हैं या फीचर्स बोल सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया है। होप सो आप सभी ने लेक्चर को अच्छे से अटेंड किया होगा। और आज हम टॉपिक को आगे करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ओके, हाँ जी। तो फर्स्ट ए साइंटिफिक टास्क एंड रेट्स सेटिंग, यानी कि वर्क स्टडी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि साइंटिफिकली जो टास्क जो किया जाता है, जो असाइन किया जाता है, एट दैट टाइम हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके और जो हमारा वर्क है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनर में हो सके। सो वर्क स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, हम यहाँ पे बेसिकली वर्क स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। सो वर्क स्टडी में इंक्लूड होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। हमें बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करना है कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। वही बेस्ट मेथड हम यूज़ करके बेस्ट टूल एंड मशीनरी का साथ में हम यूज़ करेंगे ताकि उनके कॉम्बिनेशन से हमारा जो टास्क है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके। देन सेकंड आता है मोशन स्टडी। मोशन की हम स्टडी करते हैं। मोशन का मतलब होता है जब मान लीजिए कोई भी सामान है, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाते हो, ठीक है। तो फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारा ऐसा काम भी होता है जो कि मूवमेंट जो है वो किया जाता है कि सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाना है। तो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, मूवमेंट की हम स्टडी करेंगे कि इस तरीके से हम मूवमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी मोशन को। नेक्स्ट है फिर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम टाइम का मेजरमेंट करेंगे, यानी कि वर्क का मेजरमेंट करना कि कितने टाइम पीरियड के अंदर जो काम है वो कंप्लीट हो सकता है। प्रॉपरली टाइम की स्टडी करना। लाइक मान लीजिए जैसे कि एग्जाम देते हो तो एग्जाम के लिए टाइमिंग कितना होता है, 3 आवर्स का टाइमिंग होता है। 3 आवर्स में अब कुछ बच्चे होते हैं वो 3 घंटे से पहले भी 10-15 मिनट पहले भी पेपर कर देते हैं और किसी से होता भी नहीं है अटेम्प्ट। तो वो अलग अलग होता है, बट एक्सटेंडेड टाइम सेट कर देना कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक्सटेंडेड टाइम कितना होगा। नेक्स्ट देखिए, देन नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिर 1 मिनट। नेक्स्ट आता है फिर फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। फटीग स्टडी के अंदर इंक्लूड होता है, लाइक मान लीजिए आपने काम किया तो थकान हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी जो पर्सन है वो काम कर रहा है वो पूरा दिन लगा ही रहेगा, उसको तो रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट करते हैं कि कौन जो पर्सन होता है कितनी देर काम करने के बाद उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक मान लीजिए स्कूल के अंदर, स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल में हमारे पीरियड्स लगते थे, यानी कि 3 या 4 पीरियड्स के बाद हमारी रिसेस होती थी। जो रिसेस होती थी वो होती थी आपके माइंड फ्रेश करने के लिए, ताकि आप दोबारा से एक्टिव हो सके, दोबारा से आप पढ़ सके। तो वो होता है आपका फटीग स्टडी की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर भी जो इंप्लॉयज होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको कितने टाइम पीरियड के बाद रेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, सो उसके बारे में भी स्टडी करना। देन नेक्स्ट आता है आपका रेट सेटिंग। रेट सेटिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंट वेजेस टू डिफरेंट एम्प्लॉयज। डिफरेंट एम्प्लॉयज का मतलब है कि जो भी जैसा काम करेगा उसके काम के अकॉर्डिंग उसको वेजेस प्रोवाइड करना, वो आ जाता है आपका रेट सेटिंग में आ जाता है। यानी कि जो भी स्टैंडर्ड आपको बनाया गया है, जो भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, अगर उस स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको ज़्यादा वेजेस देना, कम करते हैं तो उनको कम वेजेस देना। नेक्स्ट आता है फिर आपका सेकंड, ये जो हमने फर्स्ट पढ़ा है ये हमने पढ़ा है साइंटिफिक टास्क एंड रेट सिस्टम हमने पढ़ा है। एंड सेकंड आता है प्लानिंग द टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म जो किया जा रहा है उसके बारे में प्लानिंग करना। नेसेसरी स्टेप जो होते हैं वो आप पहले से ही डिसाइड करते हो, पहले से प्लान करते हो कि इन स्टेप से होकर हमारा जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो अगर आप प्लानिंग करते हो तो कोई भी टास्क को आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग साइंटिफिकली मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक तरीके से आप करते हो, सिलेक्शन करते हो। सिलेक्शन में वर्कर्स को, किस वर्कर को आपको सिलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है, ये जो सारी बातें होती है ये पहले से ही प्री डिटरमाइन होती है, पहले से ही पता होती है कि हमें सिलेक्शन किस टाइप के एम्प्लॉयज़ का करना है और उनको फिर किस टाइप की आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। वो आ जाता है आपका सिलेक्शन में और ट्रेनिंग में। साइंटिफिकली हमें सिलेक्शन और ट्रेनिंग करना चाहिए ताकि हमारी जो मनी की है वो वेस्टेज ना हो, हमारे रिसोर्सेज का अननेसेसरी यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए फिर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए हम पढ़ते हैं फिर स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे हम। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे,
स्टैंडर्डाइजेशन में बी इंक्लूडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है स्टैंडर्डाइजेशन में? इसके अंदर आएगा आपका टूल एंड इक्विपमेंट। टूल एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या आएगा? स्टैंडर्डाइजेशन इज मींस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है आप एक स्टैंडर्ड सेट करके चलते हो कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके का प्रोडक्शन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपने वो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और उसके टूल और इक्विपमेंट भी आपने सेट कर रखे हैं कि कौन से साइज का आप लगा सकते हो या प्रोडक्ट वाइज आप लगा सकते हो। टूल एंड इक्विपमेंट को सेट कर देना एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए फिर आपका नेक्स्ट है स्पीड। स्टैंडर्डाइजेशन में ही आएगा ये आपका स्पीड। स्पीड के अंदर आएगा ऑप्टिमम स्पीड ऑफ एवरी मशीन। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीन है वो क्या होना चाहिए? उनकी ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए। अगर ऑप्टिमम स्पीड होगी यानी कि तो आपका प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा, मशीन भी खराब नहीं होगी जल्दी, और ये भी नहीं है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो मशीन का, जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आपकी मशीन जो है वो डैमेज हो जाएगी, तो उसके ऊपर भी खर्चा लगेगा, तो उससे क्या होगी? आपकी अल्टीमेटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर आपका कंडीशन ऑफ द वर्क, यानी कि यहाँ पे आएगा कि कंडीशन जो है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन कैसी है, या फिर जहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है एक जो भी आपने स्टैंडर्ड एक सेट किया है उसको परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ की कंडीशन भी चेक करना। कंडीशन में आ जाता है मेंटेन ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ वेंटिलेशन, हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिटी, फ्लोर स्पेस, सेफ्टी एटसेट्रा इज वेरी एसेंशियल, ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मटीरियल। इफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। आपके मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से इनपुट जो आप डाल रहे हो मटेरियल की फॉर्म में उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर इनपुट जो इनपुट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी तो आपका आउटपुट भी अच्छा ही होगा। तो ये डिटरमाइन किए जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर, यानी कि पर्टिकुलरली क्या स्टैंडर्ड आपने अडॉप्ट कर रखा है। फिर हम पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन। देखिए स्पेशलाइजेशन का बेसिकली मीन होता है कि जब हम कोई भी काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, जब हमें पर्टिकुलर कोई टास्क दे दिया जाता है ना कि आपको बेसिकली यही टास्क परफॉर्म करना है, तो वो आ जाता है आपका स्पेशलाइजेशन के अंदर कि आपके जो है वो स्पेशलिस्टी किस चीज़ में है। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका स्पेशलाइजेशन में। स्पेशलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट नहीं होता जब तक हम स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें क्या बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर वर्क असाइन करना ताकि वो एक्सपर्ट हो जाए, और जैसे ही वो उस काम के अंदर एक्सपर्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मिनिमम वो टाइम लेगा और कॉस्ट की भी सेविंग होगी। ठीक है, और कोई भी एक ही पर्टिकुलर टास्क वो बार बार में परफॉर्म करेगा तो उसकी एक्सपर्टाइज या फिर स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। इस प्लान के अकॉर्डिंग टू फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं या बताए गए हैं। प्लानिंग एंड डूइंग आर सेपरेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लान, यानी कि प्लानिंग एक अलग तरीके का फंक्शन और डूइंग एक अलग तरीका फंक्शन है, दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। इसको हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप भी हम बोलते हैं। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो वो FW टेलर के द्वारा दिया गया था। पेपर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। UGC नेट में भी कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चंस, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा ये आपका। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर जो आपके फर्स्ट जो 5 फंक्शंस दिए गए हैं ना, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो आते हैं ये आते हैं आपके प्लानिंग ऑफिसर। लिख लीजिए यहाँ पे प्लानिंग ऑफिसर। ओके, यानी कि 8 फंक्शनल फोरमैन दिए गए हैं यहाँ पे। 8 फंक्शनल फोरमैन में सबसे पहले आपका रूट क्लर्क, यानी कि ये जो फोरमैन होगा ये रिस्पॉन्सिबल रहता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शन द वर्कर्स कंसर्न अबाउट इट। काम को परफॉर्म करने के लिए सीक्वेंस बताएगा कि किस सीक्वेंस से आपको चलना है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा वर्कर्स, तो उसका काम होता है आपका रूट क्लर्क का। नंबर 2, इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, टू प्रिपेयर डिटेल इंस्ट्रक्शन, यानी कि वर्क को किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताएगा वो वर्क के, डिटेल में वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, तो वो काम है आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का।
ओके, ये आपको सीक्वेंस बताता है, ये डिटेल में इंस्ट्रक्शन बताता है वर्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट कलर। टाइम एंड कॉस्ट कलर के अंदर क्या आएगा आपका, सेंड ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू देयर पे टू द वर्कर्स, यानी कि कितना पे करना है वर्कर्स को और कितना जो काम है वो किया जा रहा है उसके बदले में उनको कितना पे किया जाए, ये काम होता है टाइम एंड कॉस्ट कलर का। देन सोप डिसिप्लिनियर, इसके अंदर क्या आएगा आपका कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करें, कोई भी डिसिप्लिन या फिर रूल रेगुलेशन को ना तोड़े और अब्सेंटिज्म आपका कम से कम हो, एम्प्लॉय जो है टाइमली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट आता है ना, नेक्स्ट फिर आता है इसके अंदर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो ये किसके अंदर आएंगे आपके, देखिए ये आ जाते हैं आपके प्रोडक्शन ऑफिसर में। किसमें, प्रोडक्शन ऑफिसर हम बोलते हैं। डिवाइड कर दिया गया इनको इस तरीके से, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर। तो प्रोडक्शन ऑफिसर का भी फिर काम डिवाइड कर दिया गया, किस तरीके से डिवाइड किया गया। द गैंग बॉस, गैंग बॉस का काम क्या रहेगा, असेंबल एंड सेटअप टूल एंड मशीनरी, यानी कि ये क्या करेगा, एक जगह पे असेंबल करेगा, कलेक्ट करेगा टूल जो भी काम आएंगे और मशीनरी को, एंड टू टीच द वर्कर टू मेक ऑल देयर पर्सनल मोशन इन द क्विकेस्ट एंड बेस्ट वे, और वो बताएगा कि किस तरीके से आपको टूल का, मशीनरी का जो है वो यूज़ करना है कि एक यानी कि काम जो है वो जल्दी हो सके और मोशन जो है वो कम हो। ये नहीं कि सारा दिन आप मूवमेंट ही करते रहो, यानी कि बेस्ट वे कौन सा रहेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से काम करने का। नेक्स्ट आपका स्पीड बॉस, स्पीड बॉस के अंदर क्या आएगा आपका, मशीन आर रन एट देयर बेस्ट स्पीड, बेस्ट स्पीड यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर टूल यूज किए जाए वर्कर्स के द्वारा। तो ये प्रोडक्शन के टाइम की बात है, वो प्लानिंग के टाइम की बात पढ़ी हमने, ये हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के टाइम की बात। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस मेंटेनेंस को देखेगा कि क्या आपकी मशीनरी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे नहीं होता, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, मॉर्निंग में आते ही क्या करते हो, अपनी मशीनरी या फिर कोई भी काम आप कर रहे हो, बेसिकली जो भी आपकी मशीनरी, जो भी आप टूल्स है उसकी साफ सफाई करते हो, उनको रिपेयर करते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काम होगा आपका रिपेयर बॉस का। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करेगा, वर्क को देखेगा कि कैसे जो काम है वो परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि शो करना वर्कर्स को कि कैसे काम को परफॉर्म किया जाए। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आता है फिर आपका मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन का बेसिकली मतलब होगा कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर टू ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होती है। टू ग्रुप कौन से होंगे आपके, मैनेजमेंट एंड लेबर। मैनेजमेंट एंड लेबर के दो ग्रुप होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और दोनों का पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट का लेबर के टुवर्ड और लेबर का मैनेजमेंट के टुवर्ड। जब तक दोनों का पॉजिटिव जो एटीट्यूड नहीं होगा तब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों का जो मैनेजमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए लेबर के साथ या एम्प्लॉयज के साथ, और एम्प्लॉयज को भी मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तभी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई हो सकती है। ओके, यानी कि जब मैनेजमेंट को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उनको लेबर की वेजेस वगैरह, सैलरी वगैरह बढ़ा देनी चाहिए, और मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कुछ लॉस हुआ या फिर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैनेजमेंट अगर बोल रही है कि इस बार आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो उनको भी एडजस्ट करना चाहिए। ये होता है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, फिर क्रिटिसिज्म देखिए आप, क्या क्या क्रिटिसिज्म होंगे, वर्कर्स के क्या क्या क्रिटिसिज्म होंगे आपके साइंटिफिक जो हम मैनेजमेंट के अंदर पढ़ के आए हैं, यानी कि स्पीड अप वर्क, वर्कर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दी गई है। लॉस ऑफ इंडिविजुअल वर्कर इनिशिएटिव, यानी कि जो अकेला जो वर्कर है वो इनिशिएट नहीं ले सकता। प्रॉब्लम ऑफ मोनोटोनी, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन, एक्सप्लोटेशन ऑफ द वर्कर, यानी कि वर्कर का एक्सप्लोटेशन हो रहा है एक तरीके से, उनसे ज़्यादा कैसे काम करवाया जाए, इसी की टेक्निक जो है वो बताई जा रही है। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉयर के जो क्रिटिसिज्म, वो क्या हो कि हैवी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लॉस ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा से आप ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइजेशन दोबारा से सेटअप करना, और स्मॉल स्केल फर्म के लिए आपका अनसुटेबल रहता है। एंड नेक्स्ट हम कंट्रीब्यूशन फिर पढ़ेंगे, फ्रैंक लिनन एंड गिलबर्ट का हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। देखिए क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर बात करते हैं कि जो टेलर के अप्रोच के बारे में हम पढ़ के आए हैं, जो आइडिया था जो टेलर का वो आपका मोस्ट फेमस आइडिया था, बट फ्रैंक एंड लिनन गिलबर्ट का भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है थ्योरी के अंदर।
ठीक है। और उसी आइडिया को सपोर्ट किया इन्होंने भी, जो टेलर ने जो आइडिया दिया है इन्होंने किया। ये जो फ्रैंक एंड लीनन है, ये आपके फेमस हस्बैंड वाइफ है, टीम ऑफ द फ्रैंक एंड लीनन गिलबर्ट। दे बिकम इंटरेस्टेड इन वेस्टेड मोशन इन वर्क। इन्होंने जो है वो स्टडी की, वो बेसिकली स्टडी की, मोशन स्टडी की, किस तरीके से जो वर्कर्स है या जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो किस तरीके से अननेसेसरी मोशन करते हैं, तो अननेसेसरी मोशन को हम किस तरीके से रिड्यूस करें। बेसिकली इन्होंने मोशन स्टडी के बारे में ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा बताया है। मोस्टली स्टडी इन्होंने मोशन स्टडी की ही की है। नेक्स्ट है फिर फ्रैंक गिलबर्ट इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ मोशन स्टडी। ये आप मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। अब पूछा जाए कि फादर ऑफ मोशन स्टडी कौन है, तो वो आएगा आपका फ्रैंक गिलबर्ट। ही इज रिस्पॉन्सिबल माइंड, ये तो भैया जो सब बातें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फिर। नेक्स्ट है हेनरी लॉरेंस गेंट। ये आपका इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए। H.L. गेंट्स वॉज बॉर्न इन 1861 में बॉर्न हुए एंड ग्रेजुएट हुए थे जॉन हॉपकिन कॉलेज से, इन्होंने ग्रेजुएशन की एंड अपॉइंट किए गए थे एंड इन्होंने क्वालिफाई किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर एट स्टीवन इंस्टीट्यूट। और फिर इन्होंने ज्वाइन किया था मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की, जो F.W. टेलर ने भी ज्वाइन की थी। तो कब ज्वाइन की थी, 1887 में ज्वाइन की थी। सून ही बिकम अ असिस्टेंट ऑफ F.W. टेलर, और ये भी क्या हुए, असिस्टेंट बन गए F.W. टेलर के। तो ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम कंट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे हैं कि जो F.W. टेलर ने हमें जो भी सारा बताया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, उसके अंदर किस किस का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है, किस किस का मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, उसके बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। सेपरेटली हम पढ़ रहे हैं कि किसने किसके बारे में ज़्यादा स्टडी की है। सो ये असिस्टेंट रही हैं F.W. टेलर के। इन्होंने वर्क किया मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर 1887 से 1919 तक। ओके तो इन्होंने जो है वो क्या बेसिकली प्रोवाइड किया थ्योरी के अंदर, आप बोल सकते हो। तो इन्होंने प्रोवाइड किया कि साइंटिफिकली तो सिलेक्शन होना चाहिए, आप लिख भी सकते हो, कंक्लूजन बता रही हूँ। साइंटिफिक सिलेक्शन प्लस डिवेलप इंसेंटिव बोनस सिस्टम, यानी कि साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए और इंसेंटिव जो बोनस सिस्टम है उसको डेवलप करना। ये जो कंसेप्ट दिया गया, ये दिया गया था हेनरी लॉरेंस गेंट के द्वारा दिया गया। देखिए नेक्स्ट, गेंट मेड 4 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कौन से आपके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और दिए गए, आइए हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए पॉइंट 1 में दिया गया है यहाँ पे एक जो गेंट्स चार्ट टू कंपेयर एक्चुअल टू प्लांट परफॉर्मेंस। जो भी प्लांट परफॉर्मेंस की गई है ना, उसको कंपेयर करना, एक चार्ट के अंदर कंपेयर करना कि प्लांट परफॉर्मेंस क्या थी, जो हमने प्री डिटरमाइंड सोची वो क्या थी और एक्चुअली में क्या परफॉर्म किया गया, उसके बारे में देखना। तो वो आ जाता है आपका गेंट चार्ट प्रिपेयर किया गया। फैसिलिटेट डे टू डे प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट है फिर टास्क एंड बोनस प्लान फॉर रेम्यूनरेशन, यानी कि टास्क एंड बोनस प्लान के अंदर आएगा कि उनको रेम्यूनरेशन इस टाइप से देना कि जो भी ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा देना, ठीक है, और जो कम वर्क कर रहा है उसको कम देना, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना। लाइक दिस प्लान एम एट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वेजेस फॉर एक्स्ट्रा वर्क, यहाँ से हाईलाइट कर लेना। बिसाइड गारंटी फॉर अ मिनिमम वेजेस, बट मिनिमम तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, बट अगर वो उससे एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वेजेस भी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है फिर आपका साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन इंडिकेट्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एंड ट्रेन वर्कर, यानी कि जो एम्प्लॉय की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो उनके साथ रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना, उनको सिखाना, उनको ट्रेन करना जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, गेंट लेड ग्रेट एम्फेसाइज ऑन लीडरशिप। उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया वो लीडरशिप पे किया कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के पर्सन होने चाहिए। अगर लीडरशिप एज अ जो लीडर जो पर्सन होता है ना, उसके जो फॉलोवर होते हैं वो वही काम करेंगे जो लीडर बोलेगा, यानी कि लीडर का जो बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके फॉलोवर को। देन नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड, हैरिंगटन इमर्सन।
हैरिंगटन इमर्सन जो है वो आपके एज अ अमेरिकन इंजीनियर थे, उन्होंने डिवोट किस में किया था, अटेंशन किया, अटेंशन ज़्यादा प्रोवाइड किया, वो किया था आपका इफ़िशिएंसी इन इंडस्ट्री की, किस तरीके से इंडस्ट्री की इफ़िशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इफ़िशिएंसी का मतलब क्या दिया गया था हैरिंगटन इमर्सन के द्वारा, यानी कि राइट थिंग इज डन इन राइट मैनर, राइट मैन, राइट प्लेस, राइट टाइम। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए थे, तो ये ज़्यादा कोई फेमस नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए, आप एक बार पढ़ लेना इन प्रिंसिपल्स को, लाइक आइडियल, कॉमन सेंस, कॉम्पिटेंस, काउंसिल, डिसिप्लिन, फेयर डील, प्रॉपर रिकॉर्ड, डिस्पैचिंग। तो ये आपका जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक प्लस एडवांस दोनों का सिलेबस आपको लेके चल रहे हैं, दोनों का सिलेबस हम आपको करवा रहे हैं, बेसिक भी कर रहे हैं और प्लस में हम एडवांस लेवल पर भी कर रहे हैं, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट थ्योरी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। ओके, पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ के आए हैं और अब हम पढ़ते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल बॉर्न 1941 एट ये आएगा आपका कॉन्स्टेंटिनोपल इन फ्रांस। ओके, सो अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएटेड की बात करेंगे, तो इनकी जो ग्रेजुएशन है वो हुई थी एज अ माइनिंग इंजीनियर इन 1860 फ्रॉम द नेशनल स्कूल ऑफ माइनिंग। एंड आफ्टर द हिज ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने ज्वाइन किया कोल माइनिंग कंपनी एज अ इंजीनियर इन्होंने जो है वो कोल माइन कंपनी को ज्वाइन किया। और आफ्टर अ 2 ईयर, कपल ईयर का मतलब होता है आफ्टर 2 ईयर, ये जो प्रमोट हो गए एज अ मैनेजर प्रमोट हो गए। और जिस टाइम ये मैनेजर प्रमोट हुए उस टाइम जो कंपनी है वो हैवी लॉस में चल रही थी, हैवी लॉस बियर कर रही थी, नियर अबाउट वो बैंकक्रप्ट के ही नियर अबाउट थी, यानी कि आप बोल सकते हो कि बंद होने के कगार पे थी। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, जो हेनरी फ्योल उसने स्टडी करके एनालाइज करके उस कंपनी को जो है वो इतना आगे लेके गए, ये इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पर पहुंच गए थे जब इन्होंने उस कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट किया। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि एक तरीके से आप सक्सेस आप बोल सकते हो कि एक जो आपकी जो कंपनी थी वो नियर अबाउट बैंकक्रप्ट के नियर अबाउट थी, बंद होने वाली थी, उससे जो हेनरी फ्योल है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन तक लेकर गए। तो कंसेप्ट की अगर बात करेंगे तो हेनरी फ्योल जो है वो कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो आंसर इज हेनरी फ्योल। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर हेनरी फ्योल के द्वारा एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया, 6 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। टेक्निकल एक्टिविटी को डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, अडॉप्शन, एंड सेकंड कमर्शियल एक्टिविटी, बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज। यानी कि इन्होंने भी क्या किया कि अकॉर्डिंग टू द वर्कर्स एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया गया। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी को डिवाइड किया गया, सर्च फॉर अ ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, की कैपिटल को किस तरीके से यूज किया जाए वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होगा। सिक्योरिटी एक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड अ पर्सन, एंड अकाउंटिंग एक्टिविटी, मैनेजरियल एक्टिविटी। देन हम बात करेंगे फिर प्रिंसिपल के, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहेंगे, आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, क्योंकि मेन कंसेप्ट या फिर मेन आप सिलेबस बोल सकते हो कि यही मेन आपका टॉपिक रहता है। ठीक है, तो एक एक प्रिंसिपल आपको 50 जो आपके 14 जो प्रिंसिपल है वो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल आपको लर्न होने चाहिए, एज इट इज आपको लर्न होने चाहिए। नंबर 1 is a division of work, number 2 is authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, and emphasize on subordination of personal interest to general interest, यानी कि खुद के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए जो सबका कॉमन इंटरेस्ट हो। रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई थिंक आप सभी को इनका मीनिंग पता होगा, अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका
जैसे हम पढ़ते हैं स्केलर चेन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर यानी कि प्रॉपर ऑर्डर का डिफरेंस आप देख लीजिए। ऑर्डर का मतलब होता है जो भी इक्विपमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, या फिर आपकी कोई भी नेसेसरी के इक्विपमेंट्स होते हैं ना फैक्ट्री के अंदर, या ऑफिस के इक्विपमेंट है, तो वो अपने एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए, एक ऑर्डर में होने चाहिए। जहां पर जो चीज़ रखनी है वो चीज़ वहीं पर रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है देन इक्विटी, सबके साथ इक्विटी का बिहेव होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी। यानी कि ये ना हो कि वो काम कर रहे हैं और उनके माइंड में ये है कि आपको तो अभी निकाल देंगे, 2 महीने बाद निकाल देंगे, 6 महीने बाद निकाल देंगे, तो फिर वो काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। ई स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, ई स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन के अंदर आता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। आप लिख लीजिए यहाँ पे यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि कॉपरेशन से रहना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। कोई भी अगर आपको नया आइडिया पता है, कुछ क्रिएटिविटी का आपको पता है, तो आप पहल कीजिए। एम्प्लॉयज़ को मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी पहल करें या फिर वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर टेलर का एंड फ्यूल का डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है। सॉफ्ट फ्लोर लेवल, जो टेलर जो काम करते थे, आप पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, उन्होंने स्टार्ट किया था सॉफ्ट फ्लोर लेवल से, और फ्यूल ने हायर मैनेजमेंट लेवल से। फोकस की ज़्यादा बात करेंगे तो इन्होंने ज़्यादा फोकस किया एफडब्ल्यू टेलर ने इफिशिएंसी थ्रू सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू, कि किस तरीके से हम इफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फ्यूल ने देखा कि ओवरऑल इफिशिएंसी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, ओवरऑल इफिशिएंसी बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स दिए। ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल फंक्शन रहेगा फ्यूल का। एफडब्ल्यू टेलर का जो रिजल्ट है वो हुआ आपका साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, यानी कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व किया गया वर्क को, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ट्रांसलेटेड इनटू यूनिवर्सल ट्रूथ। जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया उसको यूनिवर्सली अप्लाई करना सभी जगह पे। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एफडब्ल्यू टेलर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है प्रोडक्शन लाइन में, और ये हम फ्यूल की अगर बात करते हैं तो इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सिस्टेमेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंस के बेसिस पर ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए देन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया, एक जर्मन के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को डेवलप किया। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए। इनका मानना था कि एम्प्लॉयज़ को जितना हम स्ट्रिक्टली पेश आएंगे, जितना हम स्ट्रिक्टली उनके साथ बिहेव करेंगे वो उतना ही काम करेंगे। अगर हम उनके साथ लीनियंसी से पेश आएंगे या फिर अगर हम उनके साथ कोऑर्डिनेट ज़्यादा करते हैं तो वो काम नहीं करते हैं। इन्होंने क्या दिया इस मॉडल के अंदर, क्या क्या ब्यूरोक्रेसी में इंक्लूड है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, एक हायरार्की बना दी गई अथॉरिटी की। लेबर का जो वर्क है वो डिवीजन कर दिया गया बेस्ड अपॉन द फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सिस्टम ऑफ रूल, इम्पर्सनैलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वर्क का एक प्रोसीजर, एक सिस्टम प्रिपेयर करना, एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड अपॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, कि किसके अंदर कितनी स्किल है उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसमेंट करना। लीगल अथॉरिटी एंड पावर्स को भी डिवाइड किया गया। नेक्स्ट देखिए फिर कुछ फीचर्स की हम बात करेंगे। फीचर्स के अंदर भी ये है कि ज़्यादा रिजिडिटी ज़्यादा थी, इम्पर्सनैलिटी, एंग्जाइटी होती थी क्योंकि प्रेशर वो ज़्यादा करते थे तो उससे एंग्जाइटी फील होती थी। वर्कर्स जो है वो कंफर्ट फील नहीं करते थे। अपने सुपीरियर पे डिपेंडेंस होना, जैसा सुपीरियर बोलेगा वैसा ही करना पड़ेगा। एंड टेंडेंसी टू फॉरगेट अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की वो जो है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते करते उनसे प्रेशराइज किया जाता था कि आपको काम करना है, काम करना है, काम करना है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है कि वो उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होने लग जाता था। तो बर्डन के चक्कर में क्या होता था कि वो जो गोल है प्रॉपरली उसको अचीव करना भी भूल जाते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम नंबर 3, नियो क्लासिकल थ्योरी। देखिए नियो क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि नियो क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया हमें।
न्यू क्लासिकल थ्योरी जो है वो आपकी बिल्ड की गई या फिर बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का ही कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर। जो क्लासिकल जो थ्योरी हम पढ़ के आए ना, उसका जो ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता था वो रहता था जॉब कंटेंट पे, मैनेजमेंट के फिजिकल रिसोर्सेज को, यानी कि मैनेजमेंट को हम एज अ मशीन की तरह से हम किस तरीके से वर्कर से काम करवा सकते हैं, वो हम पढ़ के आए हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर। बट अगर हम न्यू क्लासिकल थ्योरी की बात करेंगे तो न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किया गया है इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप, यानी कि जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पर्सन का और ग्रुप का जो रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा है तो ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे तरीके से ज़्यादा इफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। अदरवाइज काम करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि जब आप मैनेजमेंट को या फिर इम्प्लॉयज़ को एज अ मशीन के जैसा ट्रीट करोगे तो इम्प्लॉयज़ जो है वो भी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। द न्यू क्लासिकल थ्योरी के अंदर किन किन पर्सन का जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा, आइए देखते हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे एल्टन मायो की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं। एल्टन मायो जो है बोर्न हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोर्न हुए। इनका जो आपकी ये हाथोन एक्सपेरिमेंट पढ़ती है, ये आपका मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहता है, ओके, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनकी जो टीम ने एक्सपेरिमेंट किया फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया गया ह्यूमन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एट द हाथोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट शिकागो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मेंशन कर लेना, याद कर लेना कि कहाँ पर किया गया था, हाथोन प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट शिकागो। एंड दे कंडक्ट सम एक्सपेरिमेंट नोन एज अ हाथोन एक्सपेरिमेंट, इनको हम बोलते हैं हाथोन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन किया गया इनफॉर्मल ग्रुपिंग पे, इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, पैटर्न ऑफ इनफॉर्मल लीडरशिप एटसेट्रा। यानी कि मोस्टली आप बोल सकते हो ज़्यादा फोकस किया गया था कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप को बढ़ा के जो हमारी इफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन उसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए हाथोन एक्सपेरिमेंट 1927, a group of researchers led by Elton Mayo and Fritz Rathosberger of the हार्वर्ड बिजनेस स्कूल वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन इन स्टडी एट, कहाँ पे स्टडी करनी स्टार्ट की थी, हाथोन वर्क ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट शिकागो। इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ पे इन्होंने स्टडी जो है वो स्टार्ट की थी, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो बेसिकली क्या कंक्लूजन हुआ, कि कंक्लूजन बता देती हूँ मैं आपको बेसिकली कि क्या कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ एट द एंड। तो ये जो स्टडी की गई यहाँ पे कंक्लूजन आया कि जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन होगा वो आपका डिपेंड होता है, डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फेक्शन, कि एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का कितना सेटिस्फेक्शन है। अगर वर्कर्स जो है वो हाईली सेटिस्फाई है तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अगर वर्कर्स हाईली सेटिस्फाई नहीं है तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। एंड वन थिंग इज ह्यूमन फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ह्यूमन फैक्टर होते हैं वो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्टिविटी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनका कंक्लूजन हुआ, जो भी हमने स्टडी की थी, जो भी इसके बारे में, हाथोन एक्सपेरिमेंट के बारे में। अभी इन्होंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी किया है, आइए हम वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और किस किस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए। नंबर 1 इज अ इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ का जो कंक्लूजन निकला ना, वो कंक्लूजन निकला कि जो आउटपुट का और इल्यूमिनेशन का यहाँ पे देखा गया। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रकाशित, यानी कि अगर आप लाइट इंक्रीज कर देते हो ना, जहां पर काम कर रहे हैं लाइट इंक्रीज कर देते हो, देन आउटपुट आपका इंक्रीज होता है। आउटपुट में क्या होएगा, इंक्रीमेंट होएगा या इंक्रीज होएगा। और अगर नॉर्मल लाइट रहती है, नॉर्मल लाइट रहेगी, नॉर्मल लाइट, इवन दैट भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इवन दैट प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज।
सो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोडक्शन के ऊपर, जबकि रिलेशनशिप का जो है वो इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि कितनी प्रोडक्टिविटी होगी। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर क्या बताया गया, देयर इज नो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट ऑफ वर्कर्स एंड इल्यूमिनेशन इन द फैक्ट्री। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए फिर, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, आइए देखिए। नंबर 2 के ऊपर हम पढ़ेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या फाइंड आउट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर फाइंड आउट किया गया कि अगर हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट देते हैं ना वर्कर्स को, क्या देते हैं, इनफॉर्मल इन्वायरमेंट अगर हम देंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनफॉर्मल इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि अगर जो वर्कर्स है उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे या फिर उनका कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा होगा। तो अगर एक तरीके से उन्होंने क्या किया, फॉर्मल बैठा दिए गए, एक इनफॉर्मल बैठा दिए गए, ठीक है, और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो जिनका इनफॉर्मल इन्वायरमेंट हमने जिनको प्रोवाइड किया था उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई रेदर देन द फॉर्मल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए फिर, मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए मास इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हम पढ़ते हैं मास इंटरव्यू प्रोग्राम, यानी कि इंटरव्यू लिया गया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया गया। एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड विच वुड रिलीव द मीनिंग विच दे हैव वर्क सिचुएशन them for has for them the researcher interview large number of workers। रिसर्चर ने बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरव्यू लिया गया रिगार्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द वर्किंग कंडीशन, यानी कि उनका वर्क के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, कैसी वर्किंग कंडीशन है सुपरवाइजर के रिगार्डिंग। तो वहां पर पाया गया कि जो सोशल फैक्टर है ना, सोशल फैक्टर बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर वर्क इन्वायरमेंट को। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखिए, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है फिर, नेक्स्ट आपका बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या देखा गया, बैंक जो वायरिंग टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर एक्सपेक्टेंसी एंड रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। एक्सपेक्टेंसी में कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमने सोचा है, एक्सपेक्टेंसी हमने की है, ठीक है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन है हमारी और जो रियलिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। क्या क्या डिफरेंस मिला, यानी कि हमने सोचा कि जो अच्छे वर्कर होंगे वो दूसरों पर प्रेशर डालेंगे कि तुम भी अच्छा काम करो, ठीक है, ऐसा सोचा कि जो अच्छे वर्कर होंगे ना वो दूसरों पे प्रेशर डालेंगे कि तुम भी अच्छा काम करो क्योंकि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं ताकि उन्हें बेनिफिट मिले। बट ऐसा रियल में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यानी कि जो वर्कर को काम दिए गए थे ना वो और जो काम पूरे नहीं किए गए, तो पूरे क्यों नहीं किए गए, क्योंकि ड्यू टू सोशल प्रेशर, ओके, क्योंकि सोशल प्रेशर इस तरीके से बनाया गया कि अगर आप ज़्यादा काम करोगे ना, अगर हमसे ज़्यादा करोगे तो हम आपको अपने जो ग्रुप है उससे बाहर कर देंगे और तो लोग उनको लाइक नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी में किस तरीके से रहेंगे। तो यहाँ पर कंक्लूजन बेसिकली ये हुआ कि जो सोसाइटी है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसा आप सोचते हो और जैसा रियलिटी में होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। देखिए यहाँ पे दिया इस स्टडी के रिगार्डिंग क्या फाइंड आउट किया गया, ईच इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड जितना बताया गया उतना ही आउटपुट करेगा। एंड ग्रुप हैज इट्स ओन अनऑफिशियल स्टैंडर्ड, जो ग्रुप होते हैं ना वो अपने खुद के ही स्टैंडर्ड सेट कर लेता है अनऑफिशियल। इंडिविजुअल आउटपुट रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आउटपुट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। एंड इनफॉर्मल ग्रुप प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट। क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एक तरीके से हमें फीचर्स ही बताने हैं यहाँ पे जो हमने अभी हाथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया है। तो क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। सो नंबर 1 इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली सोशल सिस्टम, यानी कि जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना वो एक तरीके से सोशल सिस्टम है कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड एम्प्लॉयर कैन बी मोटिवेटेड बाय साइकोलॉजिकल एंड सोशल वांट्स, यानी कि उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि सोसाइटी में उनको क्या वांट्स है, क्या नीड है, उनको मोटिवेट करके वो उनको ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा काम करवा सकते हैं, एक तरीके से इफिशिएंसी उनकी इंक्रीज हो सकती है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मस्ट लर्न टू डेवलप कोऑपरेटिव एटीट्यूड, यानी कि एक दूसरे के टुवर्ड क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एंड
पार्टिसिपेंट बिकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, यानी कि ह्यूमन रिलेशन को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट हुआ है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर रहेगा कि ह्यूमन रिलेशन अगर रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल अगर आप इन्वायरमेंट देते हो तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये आपने देखा कि जो भी सारे एक्सपेरिमेंट हुए उसमें अल्टीमेटली निकल के कंक्लूजन यही आया कि उनका अगर एम्प्लॉयर अगर आपके सेटिस्फाई है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी को लिंक जो किया है वो किया है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के साथ। ग्रुप साइकोलॉजी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी मोर फोकस इज मैन इज अ लिविंग मशीन एंड ही इज फॉर फ्रॉम इंपॉर्टेंस देन द एनिमेटेड मशीन, यानी कि एक तरीके से आप बोलते हो न्यू क्लासिकल जो थ्योरी के अंदर ज़्यादा फोकस किया गया ह्यूमन बीइंग पे कि उनको एक मशीन की तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं बट एक मशीन के तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनके साथ भी अच्छा हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस स्टोरीज की कुछ लिमिटेशन भी है आपकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, यानी एक तरीके से हम इसको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या लिमिटेशन रहेगी, देखिए लिमिटेशन है कि जो ह्यूमन रियलिस्टिक जो कंक्लूजन फ्रॉम हाथॉन स्टडी, यानी कि ह्यूमन रियलिस्टिक के ऊपर बेस्ड है ये आपकी जो हाथॉन एक्सपेरिमेंट हमने किया है, यानी कि साइंटिफिकली एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। इस स्टडी का जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखा गया एंड अज्यूम किया गया है कि आपकी जो सारी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रॉब्लम होती है ना उनका जो सोल्यूशन है वो ह्यूमन रिलेशन से ही सॉल्व हो सकता है और कोई भी टेक्निकली कोई भी बात नहीं बोली गई है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशनशिप ओनली द ह्यूमन वेरिएबल्स, यानी कि ह्यूमन वेरिएबल्स को ही कंसीडर किया गया है और सारे जो वेरिएबल है उनको इग्नोर किया गया है। एंड फिफ्थ वन इज ओवर एम्फेसाइज द ग्रुप एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज इन्होंने किया कि ग्रुप में काम करें या फिर ग्रुप डिसीजन को माना जाए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार अगर जो आपका ग्रुप होता है वो गलत डायरेक्शन में भी काम कर सकता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी नहीं है ग्रुप के अंदर वर्क होगा तो ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट थ्योरी आती है फिर आपकी मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम सिस्टम अप्रोच भी बोलते हैं। सो सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या बताया गया, सिस्टम अप्रोच के अंदर फोकस किया गया प्रोडक्टिविटी 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 एज वेल एज सेटिस्फेक्शन, यानी कि फर्स्ट जो क्लासिकल पढ़ के आए थे उसमें तो ज़्यादा किया गया प्रोडक्टिविटी पे, सेकंड फिर हमने नियो क्लासिकल पढ़ी तो वहाँ पे ओनली फोकस किया गया सेटिस्फेक्शन पे, बट मॉडर्न थ्योरी सिस्टम के अंदर दोनों के ऊपर ही फोकस किया गया प्रोडक्टिविटी प्लस सेटिस्फेक्शन की, किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को और सेटिस्फेक्शन को दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही गोल रहा, यानी कि मैन और मशीनरी का हम किस तरीके से यूज़ करें, ऑप्टिमम यूज़ करें कि ताकि दोनों जो है वो ऑप्टिमम इफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। यहाँ पे अगर हम सिस्टम का मतलब समझते हैं तो ये आपका ग्रीक वर्ड में इनका जो मीनिंग है वो होता है गेट टुगेदर, आप लगा सकते हो और आप यहाँ पे मान सकते हो टू कंबाइन, यानी कि जैसे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर सिस्टम हम बोलते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है। अब जरूरी नहीं है कंप्यूटर सिस्टम एक ही पूरा सिस्टम, वो छोटे छोटे सब सिस्टम से मिलकर बना है, मॉनिटर से बना है, कीबोर्ड से बना है, माउस से बना है, तो ये छोटे छोटे क्या हुए, सब सिस्टम हुए। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं जिनसे मिलके आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। सो बेसिकली अगर बात करेंगे हम सिस्टम की बात करते हैं, सो एवरी सिस्टम गोल ओरिएंटेड, यानी कि कोई भी जो सिस्टम होगा ना वो आपका गोल ओरिएंटेड होगा, उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। एंड इन डिजाइनिंग द सिस्टम वी मस्ट एस्टैब्लिश द नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट, उन कंपोनेंट को अरेंज करना कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो कहाँ पर फिक्स किया जाए, कहाँ पर किस कंपोनेंट की ज़रूरत है, उनको अरेंज करना, देन एक पर्टिकुलरली पूरा एक सिस्टम प्रिपेयर होता है। इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल एंड एनर्जी आर एलोकेटेड फॉर प्रोसेसिंग एज पर प्लान, यानी कि प्लान के अकॉर्डिंग ही सारे रिसोर्सेज को, मटेरियल को कलेक्ट करना और पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। बेसिकली अगर हम बात करेंगे सब सिस्टम की बात करेंगे तो कौन कौन से सब सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, देखिए इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ अ ब्रॉडर इन्वायरमेंट, गोल ओरिएंटेड, पीपल विद अ पर्पस, टेक्निकल सब सिस्टम होते हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं नॉलेज को, टेक्निक को, इक्विपमेंट को, फैसिलिटी। स्ट्रक्चरल सब सिस्टम, यानी कि लोग वहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन सी जो एक्टिविटी है वो इंटर रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल सब सिस्टम एंड पीपल सोशल रिलेशनशिप की बात आ जाती है यहाँ पे।
साइको सोशल सिस्टम दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट देखिए, फिर आते कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। नंबर 1 इज अ सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे, बेसिकली 5 पार्ट्स होते हैं सिस्टम अप्रोच के। इनपुट, यानी कि आप इनपुट में क्या आप इनपुट डाल रहे हो। इनपुट के अंदर होता है रॉ मटेरियल हो जाता है, या फिर आप लगा सकते हो इनपुट में कि जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आपका आउटपुट होगा। तो यहाँ पे बीच में प्रोसेस आ जाती है, देन आउटपुट, देन फीडबैक एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है फिर कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्न जो मैनेजमेंट थॉट्स हम पढ़ते हैं, डायनेमिक, यानी कि चेंजेबल होता रहता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। नेक्स्ट है आपका फिर मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल के अंदर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सिस्टम अप्रोच पॉइंट आउट कॉम्प्लेक्स मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स। इसके अंदर हम दोनों अप्रोचेज पढ़ते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेज पढ़ेंगे। मैक्रो का मतलब होता है यहाँ पे विद इन बिजनेस सिस्टम, और मैक्रो का मतलब होता है कि यहाँ पे वाइड लेवल पे आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विद इन अ कंपनी सिस्टम वी हैव, यानी कि कंपनी के विद इन कौन कौन सा सब सिस्टम होते हैं। प्रोडक्शन सब सिस्टम होता है, फाइनेंस सब सिस्टम होता है, मार्केटिंग सब सिस्टम होता है, एंड पर्सनल सब सिस्टम होता है। बट ये जो सारे सिस्टम होते हैं ना वो इंटर रिलेटेड होते हैं। लाइक मान के चलिए कि जो फाइनेंस सब सिस्टम, अब बिना फाइनेंस तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। अब फाइनेंस के साथ ही प्रोडक्शन रिलेट होता है, फाइनेंस के साथ ही मार्केटिंग रिलेट होती है, फाइनेंस के साथ ही पर्सनल रिलेट होता है। तो इसी तरीके से यानी कि ये जो सारे सब सिस्टम है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फोर्थ आ जाता है फिर आपका मल्टी मोटिवेटेड। मल्टी मोटिवेटेड के अंदर आता है कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो अजम्पशन करती है कि सिंगल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही काम करते हैं, लाइक हमें प्रॉफिट इंक्रीज करना है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे मोटिव को लेके चलती है आपकी सिस्टम अप्रोच। बट यहाँ पर अगर बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की, तो सिस्टम अप्रोच के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, लाइक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव। देन नेक्स्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी की अगर बात करेंगे तो यानी कि ये जो कंसेप्ट आपका निकल के, ये बहुत सारे जो फील्ड की स्टडी से निकल के आया है। जैसे कि हम बात करेंगे इसके अंदर जो इंक्लूड होगा, जो कंसेप्ट ड्रॉ हुआ है वो हुआ है सच एज साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल की बात करेंगे, अज्यूम दैट देयर इज नो सिंपल कोज इफेक्ट फिनोमेना, यानी कि सिंपल कोज एंड इफेक्ट को ही अज्यूम नहीं किया गया। बट यहाँ पर जो बात की गई है वो बहुत सारे वेरिएबल को कंसीडर किए गए हैं। कुछ जो वेरिएबल होते हैं वो आपके कंट्रोलेबल होते हैं, और कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो आपके अनकंट्रोलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज अडप्टिव। अडप्टिव का मतलब होता है अनुकूल। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन्वायरमेंट के अनुकूल आप क्या बनाते हो, रूल रेगुलेशन बनाते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन। फिर आता है आपका नेक्स्ट है फिर आपका प्रोबेबिलिस्टिक। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमने जो प्लानिंग की है वो हमारी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल पॉइंट आउट ओनली प्रोबेबिलिटी एंड नेवर सर्टेन परफॉर्मेंस। प्रोबेबिलिटी रहती है, कोई भी सर्टेन नहीं होता कि जो हमने प्लान कर लिया, जो हमने सोच लिया तो वो प्रॉपर तरीके से ही होगा। एक तरीके से वी हैव सो मैनी वेरिएबल्स डिमिनेंसली एंड आवर फोरकास्ट इज मोर टेडिनेंस, यानी कि जो हमने फोरकास्टिंग की है वो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस होगी ही होगी। इन्वायरमेंटल में चेंजेस होने के कारण वो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करने को भी मिल सकती है। बट जहाँ तक हो सकता है जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस तो होता ही है, हमारा जो भी रिस्क होता है अगर हम मैनेज करके चलते हैं तो। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपके फिर कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे, कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो आपकी इंप्रूवमेंट करती है सब सिस्टम अप्रोच को, यानी कि जो भी हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, तो ये लास्ट वाली थ्योरीज है उसका इंप्रूवमेंट या फिर एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो इन सब के बारे में बताता है। ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप नहीं बताती है बिटवीन द सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच, जो हम सिस्टम अप्रोच के अंदर पढ़ के आए हैं, बट ये आपको जो रिलेशनशिप बताएगी ये बताएगी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कि जो कंटीजेंसी जो थ्योरी है वो आपको बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। कंटीजेंसी के अंदर हम पढ़ सकते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई भी थ्योरी को अडॉप्ट करेंगे। कोई भी एक सिंगल थ्योरी ऐसी नहीं है कि पर्टिकुलर अगर हम ये थ्योरी को यूज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होगी, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें थ्योरीज को अडॉप्ट करना चाहिए, अप्रोचेस को अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए जैसे कि
कंटीजेंसी जो अप्रोच है वो आपकी सॉल्व करती है प्रैक्टिकल आंसर टू प्रॉब्लम डिमांडिंग सॉल्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड मैनेजरियल एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सी मोस्ट सुटेबल थ्योरी रहेगी वही थ्योरी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, वही आपका बेस्ट वे होता है कोई भी पॉसिबल आउटकम को अचीव करने के लिए। एंड देयर इज नो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, और कोई भी एक अप्रोच या एक थ्योरी को आप ये नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है आपके मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। सो कंटीजेंसी अप्रोच मैनेजमेंट एम्फेसिस यानी कि ज़्यादा जो फोकस करती है वो करती है हाईली प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप यूज़ करके देखते जाओगे, उतना आपको पता चलता जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सी थ्योरी आपको अडॉप्ट करनी है, किस सिचुएशन में किस सर्कमस्टांसेस में कौन सी थ्योरी जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगी। तो ये मोस्ट आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड डिसिप्लिन रहता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप ये टिक मार्क कर लेना। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, और लेक्चर के अंदर कोई भी अगर आपको इश्यू आता, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स के अंदर इनरोल नहीं किया वो जल्दी से जल्दी कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 98, यहाँ पे लिख देती हूँ 9812926011। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स में इनरोल कीजिए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच।